जय हिंद स्टूडेंट्स। 11th कॉमर्स अकाउंट्स का ये मेरा पहला लेक्चर है और आपके लिए भी ये पहला ही है। अकाउंट्स जब आप पढ़ने आएंगे तो बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सम अप वे में, शॉर्ट में, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ध्यान से चलिए। जब हम अकाउंट्स पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारे टर्म्स आपके पास आते हैं। उन टर्म्स को पहले आप समझेंगे तब अकाउंट्स आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप बेसिक टर्म्स समझेंगे अकाउंट्स के, फिर हम लोग आगे अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फॉर क्लास 11th, बेसिक टर्म्स। जब आप अकाउंट्स लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं तो सबसे पहला एस्पेक्ट आता है बिजनेस। बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बिजनेस? तो सबसे पहला टर्म भी हमारा बिजनेस ही होगा। बिजनेस, बिजनेस आपने 10th में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। आइए यहाँ पे हम देखते हैं बिजनेस। बिजनेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम बिजनेस को 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। 2 तरीके की एक्टिविटी होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। है क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी? जब किसी चीज़ के कंसिडरेशन में आप कुछ दें या किसी चीज़ के कंसिडरेशन में आप कुछ लें तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। जब विदाउट कंसिडरेशन आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आप मंदिर में जाते हैं और भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ये वन वे, यहाँ पे आप अपनी तरफ से भगवान को दे रहे हैं। या मंदिर से जब आप बाहर निकलते हैं तो भिखारी को 10 रुपये आप दान देते हैं। ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पे आपने उस बेगर को कुछ दिया, उससे आपने कुछ लिया नहीं। तो जब तक कंसिडरेशन में कुछ लिया और दिया ना जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। तो बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड, टर्न टू अर्न प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट है कि ये जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है? उसका मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना। विदाउट मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है तो बिजनेस नहीं होगा। थर्ड, ऑन रेगुलर बेसिस। ये जो बिज़नेस है ये, या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ये रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। आपने एक पेन खरीदा 10 रुपये का, एक मार्कर खरीदा 10 रुपये का और उसको 15 रुपये में एक बार बेच दिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट भी हो रहा है। 10 रुपये का 15 रुपये में आपने बेचा, 5 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन ये बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एस्पेक्ट, ये फीचर, ये कैरेक्टरिस्टिक मिसिंग है। तो रेगुलरिटी का होना ज़रूरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मस्ट बी लीगल। जो बिजनेस एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं वो लीगल होनी चाहिए। लीगल। इलीगल एक्टिविटी कोई है तो वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आएगी। लीगल और इलीगल क्या है? लीगल जो आपके कंट्री के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस के अंतर्गत अलाउड हैं वो लीगल, और बाकी सब इलीगल। तो जो भी बिजनेस एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं वो लीगल होनी चाहिए। तो ये आपका था बिजनेस का एक्सप्लेनेशन। सेकंड, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ट्रांजैक्शन क्या है?
कोई भी बिजनेस होगा तो उसमें ट्रांजैक्शंस होंगे ही होंगे, बिना ट्रांजैक्शन के बिजनेस पॉसिबल नहीं है। ट्रांजैक्शन इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन गुड्स, सर्विसेज और मनी का ट्रांसफ़र है वन प्लेस टू अदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसको ट्रांसफ़र करना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे उसको भेजना, यही है ट्रांजैक्शन। आप जब किसी शॉप पे जाते हैं, गुड्स खरीदते हैं, पेमेंट करते हैं, इट्स अ ट्रांजैक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड मनी। कंसिडरेशन में आप कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। थर्ड वन इज एसेट्स। थर्ड वन इज एसेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एसेट्स। अब एसेट्स क्या है? नॉर्मली एसेट्स आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? जो चीज़ आपकी है वो आपकी प्रॉपर्टी है, वही आपकी एसेट्स है। आपकी है ये हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारी है? एकदम सिंपल, दो एस्पेक्ट। ओनरशिप राइट। कोई भी चीज़ अगर उसकी ओनरशिप राइट आपके पास है तो वो आपकी एसेट्स है, आपकी प्रॉपर्टी है। चाहे ये ओनरशिप राइट आपने एक्वायर्ड की हो या किसी और ने आपको ट्रांसफ़र की हो। एक्वायर्ड मतलब हमने खुद परचेज़ किया हो तो वो एक्वायर्ड है, और किसी और ने परचेज़ करके हमको दे दिया तो वो ट्रांसफर्ड है। तो ओनरशिप राइट का होना ज़रूरी है। सेकंड, इन केस अगर आपके पास ओनरशिप राइट नहीं है तो क्या वो आपकी एसेट्स हो सकती है? बिल्कुल। अगर उस एसेट्स को यूज़ करने का राइट आपके पास है तो भी वो आपके लिए एसेट्स है। राइट टू यूज़, ये दो इम्पॉर्टेंट फीचर हैं जिनसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारी एसेट्स है। राइट टू यूज़, जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल आप जाते हैं तो स्कूल के फर्नीचर्स का यूज़ करते हैं, स्कूल की फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हैं, एसेसरीज़ का यूज़ करते हैं। जितने ड्यूरेशन आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, उतने ड्यूरेशन के लिए वो थिंग्स, वो प्रॉपर्टी आपकी है। तो राइट टू यूज़, जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड की बाइक उधार ली एक दिन के लिए, तो उस एक दिन के लिए वो एसेट्स, वो बाइक आपके लिए आपकी एसेट्स ट्रीट होगी। रिटर्न करना है, दैट इज़ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड दैट इज़ योर एसेट्स। इन दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है लॉन्ग टर्म यूटिलिटी। जो एसेट्स है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है लॉन्ग टर्म यूटिलिटी। लंबे समय तक आप उस एसेट्स का फ़ायदा ले सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आते हैं अब हम टाइप्स। नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। टाइप्स को हम दो मेन बेस पे बाइफरकेट करते हैं, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। तो पहले हम करेंट एसेट्स समझ लें तो नॉन करेंट समझना आसान होगा आपके लिए। यूटिलिटी पीरियड ऑफ करेंट एसेट्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 ईयर। जो यूटिलिटी पीरियड है किसी भी एसेट्स का, वो
1 साल तक का अगर है तो वो आपके लिए करंट एसेट्स है। यूटिलिटी पीरियड मतलब यूज़ करने का जो ड्यूरेशन है वो आपके लिए डिसाइड करता है कि वो करंट एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक, डेटर्स, कैश। कैश का जो नेचर है वो शॉर्ट टर्म यूटिलिटी का है। कैश का जो नेचर है वो शॉर्ट टर्म यूटिलिटी का है, इसलिए इसको हम करंट एसेट्स में रखते हैं। आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आप अगर खर्च करना चाहें तो उसको 1 घंटे में खर्च कर सकते हैं। तो दिस फीचर्स सेज कि ये आपके लिए करंट एसेट्स है। एक बिल्डिंग है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो 1 दिन में 1 घंटे में यूज़ करके ख़त्म नहीं कर सकते, वो लंबे समय तक चलेगी ही चलेगी। दैट्स वाई जो कैश है वो करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है। अब नॉन करंट एसेट्स, तो जिसका यूटिलिटी पीरियड 1 साल का है वो करंट, और जिसका 1 साल से अधिक है वो नॉन करंट। यूटिलिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सब आपके नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जब भी टाइप ऑफ एसेट्स पूछा जाएगा तो यही 2 मेन टाइप अब आपको बताने हैं। इनके अलावा और भी अदर्स कैटेगरी हैं, उनको भी जानना ज़रूरी है। अदर्स, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स ये आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट फिक्स्ड एसेट्स जिनका नेचर लंबे समय तक यूटिलाइजेशन का है वही फिक्स्ड एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। सेकंड, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल है। टच एंड सी, ये आपके नॉन करंट भी हो सकते हैं और करंट भी हो सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश। नेक्स्ट, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या है? टेंजिबल के जस्ट उल्टे, जिसको आप ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। कांट टच एंड सी, तो फिर पता कैसे चलेगा? फील ओनली, जिसको हम केवल फील करते हैं, वो हैं आपके इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल हैं इंटेंजिबल एसेट्स के। नेक्स्ट, फिक्सिशियस एसेट्स। फिक्सिशियस एसेट्स, फिक्सिशियस एसेट्स क्या हैं? जिनको हम एज्यूम करते हैं कि ये एसेट्स हैं, उनको हम कहते हैं फिक्सिशियस एसेट्स। एक्चुअली एक्सपेंसेस हैविंग फीचर ऑफ लॉन्ग टर्म यूटिलिटी। एक्चुअली ये एक्सपेंस ही होते हैं, लेकिन ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनमें लंबे समय तक यूटिलिटी का फीचर होता है। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट।
एडवर्टीजमेंट हम शॉर्ट पीरियड के लिए भी कर सकते हैं और लॉन्ग पीरियड के लिए भी कर सकते हैं। अगर एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आपको 12 महीने के अंदर मिल रहा है तो वो आपके लिए एसेट्स का काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी एडवर्टीजमेंट का पीरियड आपको लंबे समय तक 2 साल, 4 साल, 5 साल तक मिल रहा है तो वो आपके लिए एसेट्स का काम करेंगे, लंबे समय तक आपको फ़ायदा दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में उस एसेट्स को हम फिक्सिशियस एसेट्स की कैटेगरी में रखेंगे। एक्चुअली एक्सपेंसेस हैविंग फीचर ऑफ लॉन्ग टर्म यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, या आप कोई रिसर्च कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के लिए तो उस पे जो भी खर्चा कर रहे हैं उसका बेनिफिट भी प्रोडक्ट बनने के बाद लंबे समय तक आपको मिलेगा, वो भी आपके लिए किस कैटेगरी में आएगा? फिक्सिशियस एसेट्स में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। ये आपका एसेट्स का बाइफर्केशन था। ये यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, डेबिट, डीआर, क्रेडिट, सीआर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो आपको बार बार मिलेंगे। डेबिट और क्रेडिट। डेबिट डीआर लिखते हैं, क्रेडिट सीआर लिखा जाता है। बेसिकली डेबिट हम एसेट्स के लिए यूज़ करते हैं और क्रेडिट लाइबिलिटीज़ के लिए। तो एसेट्स मतलब डेबिट, कोई भी एसेट्स है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी? डेबिट होगी। कोई भी एसेट्स होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट डेबिट होगी। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज़। अभी आपको बताया कि लाइबिलिटीज़ हमेशा क्या होगी? क्रेडिट होती है। तो लाइबिलिटीज़ क्रेडिट है। क्या लाइबिलिटीज़? बहुत सिंपल है, एनी सम ड्यू और पेएबल इज़ योर लाइबिलिटी। कोई भी अमाउंट अगर आपको पे करना बाकी है, उधार है आपके ऊपर, तो वो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। जैसे आप शॉपकीपर के यहाँ जाते हैं, कुछ परचेजिंग करते हैं और पेमेंट बाद में करने के लिए कह के आते हैं, तो जो भी अमाउंट पेएबल है वो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। टाइप। लाइबिलिटीज़ भी दो तरीके की होती हैं। पहला, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, एंड सेकेंड करेंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट और करेंट बेसिक डिफरेंस सेम जो एसेट्स के लिए था, नॉन करेंट और करेंट के लिए। पेएबल पीरियड मोर देन 1 ईयर। कोई भी अमाउंट अगर आपको 1 साल के बाद पेमेंट करनी है तो वो आपके लिए नॉन करेंट, और विद इन अ ईयर पेमेंट करनी है तो करेंट। पेएबल पीरियड लेस देन और इक्वल्स टू 1 ईयर, अगर 1 साल तक का है तो वो आपके लिए करेंट लाइबिलिटीज़ है। नॉन करेंट, फॉर एग्जांपल बैंक लोन, reserves and for example बैंक लोन। बैंक लोन करेंट भी हो सकता है और नॉन करेंट भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द पीरियड। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं किया है, पीरियड स्पेसिफाई नहीं है, तो हम उसको
नॉन करेंट मानते हैं। अगर पीरियड स्पेसिफाई है तो पीरियड आप देख लीजिए, अगर 12 महीने से कम है तो करेंट, और अगर 12 महीने से ऊपर है तो नॉन करेंट। डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इनके साथ भी वही कंडीशन है। अगर पीरियड स्पेसिफिक है तो एज पर पीरियड करेंट और नॉन करेंट, पीरियड स्पेसिफिक नहीं है तो हम इसको नॉन करेंट मानते हैं। करेंट लायबिलिटीज, ये दोनों भी हो सकते हैं। बैंक लोन और लोन शॉर्ट पीरियड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब अभी आगे आपको बताएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटीज। ये आपकी करंट लायबिलिटीज थी। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल। नेक्स्ट कैपिटल। सम ड्यू और पेबल टू ओनर। सम ड्यू और पेबल टू ओनर, एकदम सिंपल वे में कैपिटल क्या है? जो भी अमाउंट हमको ओनर को देना है दैट इज कैपिटल। इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? दूसरे वर्ड में अगर हम कहें, कैश और काइंड इन्वेस्टेड बाय ओनर प्लस प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस माइनस लॉस ऑकर टू द बिजनेस, जो बचेगा वही आपका कैपिटल है। सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि जो अमाउंट बिजनेस को, बिजनेसमैन को देना है वही कैपिटल है। उसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? यूजिंग दिस फॉर्मूला। जो भी पैसा या एसेट्स बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है वो प्रॉफिट से बढ़ जाएगा, और अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होता है तो वो उस लॉस के अमाउंट से घट जाएगा। जो भी अमाउंट बचता है वही बिजनेसमैन को रिटर्न करना है, दैट इज कैपिटल। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, होता ये है कि जब आप पढ़ते हैं तो आप इतना ही ध्यान में रखते हैं कैश और काइंड इन्वेस्टेड बाय ओनर। ये पूरी डिफिनीशन एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब भी आप बताएं तो आप हमेशा बताएं कि कैश और काइंड इन्वेस्टेड बाय ओनर विच इज़ इंक्रीज्ड बाय प्रॉफिट एंड डिक्रीज्ड बाय लॉस, और डिक्रीज ड्यू टू लॉस। प्रॉफिट और लॉस से एडजस्टमेंट आपको बताना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप ज़रूर बताएंगे। केवल कैश और काइंड इन्वेस्टेड बाय ओनर नहीं है, ठीक है? तो कैश और काइंड इन्वेस्टेड विच इज़ इंक्रीज्ड बाय प्रॉफिट और डिक्रीज्ड due to loss, or you can say the amount invested by owner is adjusted due to the business processing done by the business during a particular period which affect in a form of profit or loss. कैपिटल। अब अगर आप देखें तो अभी तक आपको दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए गए हैं, और एक एसेट्स और एक लाइबिलिटीज। कैपिटल यहाँ पे एसेट्स होना चाहिए बिजनेस के लिए या लाइबिलिटीज़? लाइबिलिटीज़ के लिए आपको क्या बताया गया था? पेबल टू ओनर, पेबल एनी सम पेबल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पेबल है, किसको? स्पेसिफिक पर्सन दैट इज ओनर। तो जो भी अमाउंट ओनर को देना है वो कैपिटल है, और क्योंकि देना है तो इसलिए हमारे लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी है तो क्या होगी? क्रेडिट। लाइबिलिटी क्रेडिट। कैपिटल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ए लिमिटेड एंड ए लिमिटेड इज बिजनेस एंड ए इज ओनर। ए ने
ए लिमिटेड को जो भी पैसा दिया दैट इज कैपिटल फॉर एज पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर हमने किसी से कुछ लिया है, हमने मतलब ए लिमिटेड ने, तो वो हमको वापस करना पड़ेगा और देना है किसको, ए को। तो क्योंकि पेबल है इसलिए ये हमारे लिए कैपिटल क्या हो गई, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वही अमाउंट ए ने दिया है तो ए को वापस चाहिए, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया, एसेट्स। कौन सा एसेट्स, इन्वेस्टमेंट। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, कैपिटल है। हम हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कंसीडर करते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, कभी भी ये दोनों एक नहीं होंगे। आप हमेशा बिजनेसमैन को बिजनेस से अलग मानेंगे, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और उसके साथ केवल ट्रांजैक्शन करेंगे, उससे पैसा या गुड्स या सर्विसेज लेंगे और उसको हम कुछ देंगे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, दैट इज कैपिटल। नेक्स्ट, ड्राइंग। ड्राइंग, अब ड्राइंग क्या है, इसको एक फिगर से पहले समझते हैं। ए लिमिटेड एंड ए लिमिटेड मीन्स बिजनेस और ए बिजनेसमैन। यहाँ पे जो ए लिमिटेड है वो ए को कुछ दे रहा है, मतलब अगर हमने किसी को कुछ दिया है तो हमको वापस भी चाहिए होगा, वापस भी चाहिए। और अगर हमको वापस चाहिए तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। और एसेट्स हो गया तो ड्राइंग क्या होगा, डेबिट होगा। ए कौन है, ओनर है। ओनर को हमने अपने पास से दिया जो कि हमको उससे बाद में लेना है, लेकिन मीनवाइल थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ओनर कौन है, जिसने बिजनेस स्टार्ट करते समय हमको एक लंप सम अमाउंट दिया कैश और काइंड के फॉर्म में, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो हमको देता रहेगा। तो ए ने एक समय में हमको दिया भी है और हमसे लिया भी है, तो हम इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हमने किसी को कुछ पेमेंट दिया है और उससे कुछ लिया भी है तो एडजस्टमेंट का आसान तरीका ये है कि हम दोनों को प्लस माइनस करके बैलेंसिंग फिगर का एडजस्टमेंट कर दें। इन इवन कि हम जितना दिया है हमने वो वापस लें और जितना लिया है हमने वो वापस पेड करें, तो बैलेंस करना ज़्यादा बेटर है। तो ड्राइंग, कैश और काइंड invested by owner which is increased by profit, decreased by loss, and also adjusted with drawing cash or kind withdrawn by owner for his personal use. Capital, the balance is capital। तो हम क्या करते हैं कि जो ओनर ने हमको पैसा दिया है हम उसी अमाउंट में से उसका एडजस्टमेंट कर देते हैं और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं कि अब हमको कितना ओनर को वापस करना है। तो ड्राइंग इज कैश और काइंड विड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़। जो भी कैश और काइंड ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है वही है ड्राइंग, क्योंकि उसने हमसे लिया है। विड्रॉ करने का मतलब हमारी इच्छा के बिना नहीं ले सकता है। तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम कहेंगे कि हमने ओनर को दिया है जो कि हमको वापस चाहिए। तो ये था ड्राइंग। और ड्राइंग और कैपिटल दोनों किससे रिलेटेड हैं, ओनर से रिलेटेड हैं, इसलिए हम इसका एडजस्टमेंट कर देते हैं। Who purchased goods on credit, क्रेडिट मतलब उधार,
फ्रॉम द बिजनेस, जो बिजनेस से उधार खरीदता है वही आपके लिए डेटर है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कौन है? जस्ट उल्टा, जिससे हमने मतलब बिजनेस ने उधार खरीदा है वो हमारे लिए क्रेडिटर है, हमको उसको पेमेंट करना है, और पेमेंट करना है तो ये हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी क्रेडिट। हु सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बिजनेस, जो बिजनेस को उधार में गुड्स बेचता है वो क्रेडिटर। नेक्स्ट, डेटर से रिलेटेड है, बिल्स रिसीवेबल। ये भी आपके लिए एसेट्स ही है क्योंकि वो डेटर का पार्ट है। बिल्स रिसीवेबल है क्या? ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बिल्स रिसीवेबल एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो क्रेडिटर है वो अपने डेटर से कहता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट आप पे कर दीजिए, और अगर उसको वो एग्री करता है तो वही डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स रिसीवेबल है, एंड एट द सेम टाइम क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्स पेबल है। तो बिल्स पेबल है तो वो क्रेडिट हो गया, लायबिलिटी हो गया। डेटर्स, जैसे 1 लाख रुपए के डेटर हैं, 1 लाख रुपए में से 20,000 का अमाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड मतलब 1 महीने बाद, मान लीजिए 1 महीने बाद डेटर देने के लिए तैयार है, तो अब 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 डेटर बचे और 20,000 आपके बिल्स रिसीवेबल हो गए। तो ये जो 20,000 का अमाउंट है यही क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल, और 80,000 डेटर, 80 और 20 टोटल मिला के आपके फिर से 1 लाख रुपीज़ हो गए, जिसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो ये आपके लिए एसेट्स है, और ये है क्या? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। इसी तरीके से जो क्रेडिटर हैं और जो बिल्स पेबल हैं, इन दोनों का जो टोटल है ये आपके लिए है अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, अकाउंट पेबल हो गया। तो अकाउंट पेबल क्या है? जो भी अमाउंट क्रेडिटर को देना था, क्रेडिटर को मिलना था एक्चुअली, वो एक सर्टेन पीरियड बाद मिलने के लिए सर्टेन हो गया, तो वो हो गया बिल्स पेबल। बिल्स पेबल और क्रेडिटर को जोड़ देंगे तो वही आपका हो जाएगा अकाउंट्स रिसीवेबल। बिल, एट द सेम टाइम एक पार्टी के लिए बिल्स रिसीवेबल होगा और दूसरे पार्टी के लिए वो बिल्स पेबल होगा। जैसे डेटर और क्रेडिटर, एक समय में एक पार्टी डेटर और दूसरी पार्टी क्रेडिटर। जैसे मान लीजिए एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट। अब यहां पे दो पार्टी हैं, एक x और दूसरा y। अगर x के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो y, x सोल्ड गुड्स टू y, x ने y को उधार गुड्स बेचा है, तो बेचने वाला क्या है जरा देखिए, हु सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जो उधार बेच रहा है वो क्या होगा? क्रेडिटर। तो x बेच रहा है y को, तो y से पैसा चाहिए, तो x के लिए y डेटर और y के लिए x क्रेडिटर। x ने बेचा है तो x को पैसा चाहिए, किससे चाहिए? y से चाहिए, तो y x के लिए डेटर। y खरीद रहा है, उधार खरीद रहा है किससे? x से, तो x y के लिए क्या हो गया? क्रेडिटर, बेचने वाला हो गया। और ये y कौन है? खरीदने वाला। तो हमसे जो खरीद रहा है वो डेटर, और हम
को जो बेच रहा है वो क्रेडिटर। अब मान लीजिए कि डेटर हैं आपके पास 30,000 या क्रेडिटर भी हैं 30,000। जिसको पैसा चाहिए वही बिल ड्रॉ करता है। ध्यान रखिएगा, जिसको पैसा चाहिए वो बिल ड्रॉ करता है। यहाँ पे पैसा किसको चाहिए? एक्स को चाहिए। तो एक्स वाई के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा। मान लीजिए एक्स कहता है वाई से कि 10,000 का बिल आप 2 महीने बाद हमको पे कर दीजिए। वाई एग्री हो जाता है। तो डेटर जो थे उसमें से बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना हो गया? 10,000। तो 20,000 बचा। ये जो 20,000 है ये अब आपका नया डेटर हो गया, न्यू डेटर या डेटर का बैलेंस। उसी समय यहाँ पे क्या होगा? बिल्स पेबल हो जाएगा 10,000 का, और जो नए क्रेडिटर या अब जो रिमेनिंग क्रेडिटर हैं वो कितने हो गए? 20,000 के रिमेनिंग क्रेडिटर हो गए। रिमेनिंग क्रेडिटर और रिमेनिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल को जब आप जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अकाउंट पेबल। कितना हो रहा है? देखिए 10 और 20 30, और एट द सेम टाइम बिल्स रिसीवेबल और रिमेनिंग डेटर, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया अकाउंट रिसीवेबल। तो ये जो 6 टर्म हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं। एक समय में डेटर, दूसरी पार्टी वहीं पे क्रेडिटर। एक तरफ बिल्स रिसीवेबल, दूसरी पार्टी के लिए बिल्स पेबल। अकाउंट रिसीवेबल डेटर और बिल्स रिसीवेबल का कॉम्बिनेशन, अकाउंट पेबल क्रेडिटर और बिल्स पेबल का कॉम्बिनेशन।